नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। नगरपालिका ईओ और आरओ से संबंधित हमारी क्लासें चल रही थी और आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम धारा नंबर 33 से लेकर धारा नंबर 40 तक के बारे में पढ़ेंगे और उसमें बताएंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इन धाराओं में हमको याद रखनी चाहिए। और जो भी इनकी क्लिष्ट भाषा होती है, जो नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें इसकी जो भी क्लिष्ट भाषा जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, उसको यहाँ पर हम शॉर्ट में अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आपको ऐसा इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से समझाया जाएगा कि वो जो उसमें लैंग्वेज लिखी हुई है वो आसानी से आप समझ सको और वो आप एक तरीके से कंठस्थ कर सको। तो सबसे पहले साथियों देखते हैं धारा नंबर 33 से। धारा नंबर 33 की शुरुआत से आज हम देखते हैं कि धारा नंबर 33 में क्या कहा गया है। धारा नंबर जो 33 है उसमें कहा गया है कि जो सभी उम्मीदवार हैं अगर उनका निर्वाचन रद्द हो जाए या अपस्त हो जाए, ठीक है ना, अपास्त हो जाए या रद्द हो जाए, यानी सारे के सारे उम्मीदवार हैं उनकी सदस्यता रद्द हो जाए तो फिर क्या प्रक्रिया होगी, तो क्या होगा। तो धारा नंबर 33 में ये बात कही गई है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली पहले इसको रट लेना है। धारा नंबर 33 में क्या कहा गया है वो, उसके आगे हम देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो सकता है। तो देखिए साथियों, धारा नंबर 31 और धारा नंबर 32 के तहत नगरपालिका के 2/3 सदस्यों को निर्वाचन शून्य करने पर, यानी धारा नंबर 31 आपको पता था कि भाई धारा नंबर 31 में और धारा नंबर 32 में सारी की सारी बातें जो थी हमने पीछे वाली क्लासेज में समझी है और उसमें बताया था कि धारा नंबर 31 जो है वो निर्वाचन याचिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन याचिका। और ये निर्वाचन याचिका क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक उम्मीदवार जीत गया, दूसरा उम्मीदवार हार गया, तो हारने वाले उम्मीदवार ने जीतने वाले उम्मीदवार पर यह ब्लेम लगाया कि भाई इसने जो जीत हासिल की है वो गलत तरीकों से हासिल की है, मैं जीत सकता था लेकिन इसने गलत तरीके किए हैं जो चुनाव में नहीं होने चाहिए और उनकी वजह से ये जीता है। वो मानता है कि मैं जीत सकता था या मुझे जीतना था, ठीक है, मैं जीत सकता था या मेरी जीत पक्की थी, इसने कुछ न कुछ गड़बड़ी की है चुनाव में, उसके बाद जीता है, तो वो उसके खिलाफ क्या कर सकता है? निर्वाचन याचिका दाखिल कर सकता है। अब वो निर्वाचन याचिका की जो प्रक्रिया, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो निर्वाचन याचिका है वो जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश की जाती है। तो जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जाती है निर्वाचन याचिका और जिला न्यायाधीश जो होता है इसमें क्या करता है? अपना डिसीजन या अपना आदेश देता है। और ये किस में था? धारा 31 में। और इसी प्रकार धारा 32 में बताया गया था कि जो ये जिला न्यायाधीश आदेश देता है, इस आदेश की वापस अपील हम कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। यानी वो व्यक्ति जिसको जिला न्यायाधीश का आदेश सही नहीं लगा है वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। तो 32 जो धारा थी वो हाई कोर्ट अपील से संबंधित है और किसकी? निर्वाचन याचिका से। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि धारा 31 और धारा 32 के तहत, अगर धारा 31 और धारा 32 के तहत नगरपालिका के 2/3 सदस्य, यानी 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्यों को उनका निर्वाचन शून्य कर दिया जाए, यानी वो गलत तरीके से जीते, उनके खिलाफ फैसला आ जाए, तो फिर क्या होगा? तो ये होगा कि राज्य सरकार नगरपालिका को क्या कर देगी? विघटित कर देगी, यानी पूरी की पूरी नगरपालिका को क्या है विघटित कर दिया जाएगा। और विघटन के बाद क्या होगा? विघटन के बाद धारा 322 के उपबंध लागू होंगे और उसमें भी 322 एक को छोड़कर। तो सिर्फ हमको ये याद रखना है कि विघटन जो होगा वो किसके द्वारा होगा? राज्य सरकार क्या करेगी? नगरपालिका का विघटन करेगी। और विघटन के बाद कौन सी धारा से उस जो भी ये विघटन हुआ है उस पर कौन सी धारा के उपबंध लागू होंगे? तो हमको ये रट लेना है कि धारा नंबर 322 के उपबंध लागू होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि धारा नंबर 322 के उपबंध कब लागू होते हैं? जब नगरपालिका विघटित हो जाती है तब धारा नंबर 322 के उपबंध लागू होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट धारा नंबर 33 के बारे में हमने देखा। इसके आगे साथियों देखिए धारा नंबर 34, और धारा नंबर 34 में क्या कहा गया है? तो धारा नंबर जो 34 है, धारा नंबर 34 जो है वो संबंधित है हाई कोर्ट और जिला न्यायाधीश के आदेश से संबंधित है। और कैसे संबंधित है उसको समझना कि धारा नंबर 34 इसमें दो बात कहती है या दो पॉइंट आपको समझाती है। और वो क्या है कि जो धारा नंबर 32 के तहत हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। एक तो ये कहा गया है इसमें, यानी
धारा नंबर 32 में आपको पता है कि भाई निर्वाचन याचिका के खिलाफ हम कहां पर अपील कर सकते हैं, हाईकोर्ट में। तो धारा नंबर 32 में जो फैसला हाईकोर्ट देगी यानी धारा नंबर 32 में हाईकोर्ट में जो अपील की गई है, तो हाईकोर्ट उसमें जो फैसला देगी वो क्या होगा, अंतिम फैसला होगा। एक तो इसमें यह समझाया गया है। दूसरी बात इसमें यह समझाई गई है साथियों कि धारा नंबर 31 के तहत, आपको पता है धारा नंबर 31 में निर्वाचन याचिका किसके समक्ष पेश की जाती है, जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश की जाती है। और जिला न्यायाधीश के समक्ष जब यह निर्वाचन याचिका पेश की जाती है तो जिला न्यायाधीश इस पे अपना आदेश देता है, और वह आदेश क्या होता है, अंतिम आदेश होता है, या फिर वह आदेश क्या होगा, अंतिम आदेश होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर धारा नंबर 34 में दो इंपॉर्टेंट इसकी उपधाराएं मान लो, इसके 2 पॉइंट मान लो, वो हमने देखे कि भाई धारा नंबर 34 में बताया गया है कि धारा नंबर 32 के तहत हाईकोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होगा, और धारा नंबर 31 के तहत जिला न्यायाधीश जो फैसला कर रहा है वो क्या है, अंतिम फैसला होगा। यानी उनकी विनिश्चितता की बात की गई है, यानी अगर आपको जिला न्यायाधीश ने जो फैसला दिया है वो उसका अंतिम फैसला है, अब उस फैसले के विरुद्ध आपको जाना है तो धारा नंबर 32 के तहत आप हाईकोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। और हाईकोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो भी क्या है, फिर आपके अंतिम फैसला है। नेक्स्ट साथियों देखिए, इसमें धारा नंबर 35 पर चलते हैं, और धारा नंबर 35 क्या कहती है। तो धारा नंबर 35 में दो इंपॉर्टेंट बातें मतलब आपको यहां पर समझनी है। पहले तो इसकी पूरी लैंग्वेज और भाषा समझने की कोशिश करते हैं। धारा नंबर 35 संबंधित है सदस्यों के सदस्यता की निर्भरता से, यानी सदस्यता के लिए निर्भरता है, यानी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सदस्यता के लिए निर्भरताएं मतलब क्या बताई गई है, और सदस्यता के लिए निर्भरताएं क्या हो सकती है। तो सदस्यता के लिए निर्भरताएं 2 हो सकती है इसी धारा नंबर 35 के उपधारा 1। ये कौन सी है, उपधारा 1, और इसमें बताया गया है सदस्यता के लिए निर्भरता क्या हो सकती है। उसका खंड क बताया गया है, उसमें कहा गया है कि धारा 28 के तहत जो निर्वाचन अपराध का दोषी है, यानी जिस किसी पर निर्वाचन अपराध का दोष सिद्ध हो गया, या फिर धारा 29 के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी है। साथियों ये दोनों के दोनों धारा नंबर 28 और धारा नंबर 29 में, जैसे इसमें निर्वाचन याचिका, इसमें भ्रष्ट आचरण, ये दोनों ही आगे जो हमारी क्लासें हुई थी उसमें मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। जो निर्वाचन अपराध है, निर्वाचन अपराध में अगर कोई सिद्ध दोष पाया जाता है या भ्रष्ट आचरण में सिद्ध दोष पाया जाता है, तो इन दोनों के तहत धारा नंबर 28 के तहत, धारा नंबर 29 के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो वो क्या होगा, नगरपालिका की सदस्यता के लिए निर्हर्त होगा, यानी वो उसका मेंबर नहीं बन सकता है, उसकी सदस्यता हासिल नहीं कर सकता है। देखिए तो उसकी निर्भरता की कालावधि क्या होगी, अगर इस पे किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है, ठीक है, और वह निर्वाचन अपराध या फिर भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, तो अगर उसका दोष सिद्ध हो गया तो सिद्ध दोष की डेट से लेके 6 वर्ष तक क्या है, उस पर क्या है, एक तरीके से बॉन्ड लग सकता है, उस पर एक तरीके से बाउंड लग सकता है, उस पर निर्भरता आरोपित की जा सकती है कि भाई वो चुनाव नहीं लड़ेगा। कब से, सिद्ध दोष से, सिद्ध दोष की जो डेट है, यानी उस पर जो अपराध है, जो दोष है वो सिद्ध हो गया है, उसकी डेट से लेके 6 वर्ष की जो कालावधि है उस समय तक उस पर क्या है, एक तरीके से इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लग सकती है। तो यहाँ पर आपने एक महत्वपूर्ण डाटा देखा और इसको आपको याद रखना है कि निर्भरता होती है वो कितने साल तक हो सकती है, 6 साल तक हो सकती है। निर्भरता जो है वो कौन कौन सी धाराओं के तहत मतलब निर्भरता हो सकती है, तो धारा नंबर 28 और धारा नंबर 29 के तहत क्या हो सकती है, निर्भरता हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए साथियों, धारा नंबर 36 या 36 नंबर। अब ये धारा नंबर जो 36 है या धारा नंबर 36 है, उसमें क्या कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति को निर्हर्त पाया गया है, वो सिद्ध दोष पाया गया है, ठीक है, अगर उसकी निर्भरता की वजह से क्या है, निर्भरता के कारण उसको हटाया जाता है, तो ये धारा नंबर 36 वो किससे संबंधित है, निर्भरता के कारण हटाए जाने से या फिर उसकी जो कालावधि है उसको क्या है, कम करने से संबंधित है, ठीक है। तो ये मतलब जो धारा नंबर 35 थी उसमें निर्भरता के कारण उसको सजा दी जा सकती थी सिद्ध दोष से 6 साल तक, लेकिन इस धारा नंबर 36 में क्या कहा गया है, को जो उसकी निर्भरता है उसको हटाया जा सकता है, उसकी जो निर्भरता की जो कालावधि है जो 6 साल की मैंने बताया था, उस कालावधि को भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब देखिए धारा नंबर 35 की उपधारा 1
और उसका खंड क, और खंड क क्या था, निर्वाचन अपराध। और निर्वाचन अपराध की जो निर्भरता है, क्या है साथियों, निर्वाचन अपराध की जो निर्भरता है, ठीक है, अब उस निर्वाचन अपराध की निर्भरता को हटाया भी जा सकता है और उसकी कालावधि को कम भी किया जा सकता है। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा साथियों कि जो निर्भरता है अगर वो खंड क के तहत आ रही है, और खंड क कौन सा था, निर्वाचन अपराध। निर्वाचन अपराध के तहत अगर किसी में निर्भरता आई है, मतलब आपको पता है कि जो आपको पीछे वाली क्लासों में मैंने बताया था कि जो निर्वाचन अपराध है, निर्वाचन अपराध में सीधी सी बात है, इलेक्शन के समय आपने कोई मिथ्या सूचना दी है, आपने कोई झूठा शपथ पत्र दिया है, और रिटर्निंग ऑफिसर को आप जो अपने डॉक्यूमेंट देते हो उस डॉक्यूमेंट में आपने गलत सूचनाएं दी है, झूठे कागज वहां पर दिए, तो वो एक तरीके से निर्वाचन अपराध माना जाता है। और इस निर्वाचन अपराध में उसकी सदस्यता निहरता पाए जाने पर, सिद्ध दोष होने पर उसको क्या हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो अब उसकी जो निरर्ता है, उस निर्भरता को या तो कम कर दे या फिर उसकी निर्भरता को हटाया जाए, ठीक है। ये कौन कर सकता है, ये किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है कि जो उसकी निरर्ता है उसको हटा भी सकती है और उसको क्या कर सकती है, कम भी कर सकती है। अगर उसका सिद्ध दोष लग रहा है कि भाई उसकी गलती की, मतलब किसी कारणवश या फिर किसी गलती की वजह से, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम हुई है कि भाई उसने निर्वाचन अपराध किया है, तो फिर क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग उसकी जो निरर्ता है उसको हटा भी सकती है और उसकी कालावधि को क्या कर सकती है, कम भी कर सकती है। नेक्स्ट साथियों देखना इसमें धारा नंबर 37 या फिर धारा नंबर 37 से संबंधित, और धारा नंबर जो 37 है वो किससे संबंधित है, पद की शपथ से संबंधित। तो धारा नंबर 37 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपने पद की शपथ है वो कैसे लेगा, और उसकी पद की शपथ उसको कौन दिलवाएगा, किस प्रकार से उसकी पद की शपथ की प्रक्रिया रहेगी, ये सारा की सारी बात जो बताई गई है वो किस में बताई गई है, धारा नंबर 37 में। धारा नंबर 37 सीधा का सीधा आपके प्रश्न बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कि धारा नंबर 37 किससे संबंधित है। तो देखिए साथियों 37 को आप ये पीछे 7 आ गया, इस 7 से इसको ऐसे याद रखिएगा कि भाई जैसे अपन कोई शपथ लेते हैं तो इस तरीके से अपना हाथ होता है, शपथ लेते हैं अपन ऐसे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 7 है वो शपथ से संबंधित है, यानी सीधी सी बात है 37 किससे संबंधित होगा, पद की शपथ से संबंधित होगा। अब देखिए अध्यक्ष और सदस्य दोनों के ही बारे में इसमें बताया गया है कि अध्यक्ष और सदस्य है वो शपथ किसके समक्ष लेंगे, तो अध्यक्ष और सदस्य क्या है, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, किसके समक्ष, राज्य सरकार द्वारा जो प्राधिकृत व्यक्ति है, प्राधिकृत जो अधिकारी है उसके समक्ष क्या लेंगे, ये शपथ लेंगे। यानी राज्य सरकार का व्यक्ति होंगे उसके सामने ये क्या करेंगे, शपथ लेंगे। और शपथ लेने की जो कालावधि है उसके बारे में स्पष्ट बताया गया है। और देखिए जो मेंबर होते हैं नगर पालिका के वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जो इलेक्शन लड़के जीत के आते हैं, एक वो होते हैं जो नाम निर्दिष्ट होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है, नाम निर्दिष्ट सदस्य। तो देखिए जो इलेक्शन जीत के आते हैं उनके लिए जो शपथ लेने का जो समय है उसकी जो कालावधि है वो कब की है, प्रथम बैठक की जो डेट है वहां से लेकर 1 महीना तक। यानी जो नगर पालिका की पहली बैठक हो गई उस पहली बैठक से 1 महीने के अंदर अंदर क्या करनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। इसमें क्या कहा गया है, नाम निर्दिष्ट अगर कोई सदस्य है तो वो कब शपथ ले सकता है, निर्वाचन की डेट। अब देखिए साथियों नाम निर्दिष्ट सदस्य तो क्या है, जो प्रथम बैठक होती है उसमें शामिल शायद हो भी ना भी हो, ठीक है। जो नाम निर्दिष्ट सदस्य होंगे तो सीधी सी बात है उनका निर्वाचन, जो नगर पालिका का जो कार्यकाल चल रहा है उसके बीच में नाम निर्दिष्ट सदस्यों को लिया जाता है, तो उसका निर्वाचन जिस तारीख को हुआ है उस तारीख से लेकर 1 महीने तक क्या होता है, वो शपथ ले सकते हैं। तो 1 महीने का सीधी सी बात है, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, भले नाम निर्दिष्ट हो या फिर भले सदस्य हो, उनके लिए शपथ लेने का जो मतलब जो टाइम पीरियड है वो कितना बताया गया है, 1 महीना बताया गया है। उस 1 महीने के अंदर अंदर क्या करनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर ये जो कालावधि है 1 महीने की, तो इस कालावधि को विचार में नहीं लाया जाएगा। किसके लिए नहीं लाया जाएगा, ये कालावधि जो विचाराधीन कैदी है और जो निरुद्ध व्यक्ति है, जो राजनीतिक कैदी है, उनके लिए ये कालावधि क्या है, मतलब इस कालावधि को 1 महीने का जो टाइम है
उसको अपन अमल में नहीं लाएंगे। रीज़न क्या है, देखिए विचाराधीन कैदी यानी अभी फैसला नहीं आया है और वो कैद में है, निरुद्ध व्यक्ति, उसके खिलाफ भी कोई केस चल रहा है, उसको मतलब अभी रोका हुआ है, ठीक है, या फिर उसको अभी मतलब जेल नहीं हुई है, उसको सज़ा नहीं हुई है। राजनीतिक कैदी, राजनीतिक रूप से किसी को जेल में रखा गया है लेकिन उस पर भी कोई फैसला नहीं आया है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर कोई विचाराधीन कैदी, निरुद्ध व्यक्ति, राजनीतिक कैदी है तो उनके लिए क्या है, ये 1 महीने का जो बाउंडेशन है वो नहीं रहेगी, उनके लिए क्या है टाइम एक्सटेंड हो सकता है। तो सीधी सी बात है, कालावधि के बारे में किसके मतलब कालावधि किन किन के बारे में विचार में नहीं ला सकते, या फिर जो शपथ लेने का 1 महीने का समय है उसमें किन किन को छूट दी गई है, तो विचाराधीन कैदी हो, निरुद्ध व्यक्ति हो, राजनीतिक कैदी हो, इनको क्या किया गया, इसमें छूट दी गई है। नेक्स्ट साथियों देखिए धारा नंबर 38 नंबर धारा कौन सी है, 38 नंबर धारा, और ये किससे संबंधित है, त्याग पत्र से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए साथियों 8 अपन ऐसे लिखते हैं 0 ये जैसे इस तरीके से 8, यानी अब त्याग पत्र दे रहा है तो उसके पास कुछ नहीं बचा है, उसके पास कुछ नहीं बचा है, या तो उसको हटा दिया गया, उसको त्याग पत्र दिया, मतलब सीधी सी बात है अब उसका पद समाप्त हो गया है 0। तो सीधी सी बात है ये 8 नंबर को आप इस तरीके से याद रखना, जैसे 7 को आपने याद रखा था शपथ से संबंधित, 8 को याद रखना अब कुछ नहीं है तो त्याग पत्र से संबंधित, और ये त्याग पत्र की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी वो आपको इसमें समझना है धारा नंबर 38 में। 38 नंबर धारा में क्या कहा गया, त्यागपत्र और त्यागपत्र की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, और त्यागपत्र की प्रक्रिया क्या रहेगी इसको समझ लेना साथियों, बहुत ही शॉर्ट में अच्छी तरीके से आपके सामने मैं इसको समझा रहा हूं। अगर देखिए कोई सदस्य है, अगर उसको त्यागपत्र देना है तो वो क्या करेगा, कार्यालय मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित नोटिस, ठीक है, अनुप्रमाणित करके देगा, यानी जो सीधी सी बात है कार्यालय मजिस्ट्रेट द्वारा, यानी सीधी सी बात है वो एक लिखित नोटिस लेगा, उस नोटिस को क्या है अनुप्रमाणित करवाएगा, किसके द्वारा, कार्यालय मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी लिखित नोटिस को अनुप्रमाणित करवाकर किसके द्वारा, कार्यालय मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित नोटिस को क्या करेगा, वो अनुप्रमाणित करवाएगा, उसके द्वारा उसको सील करवाएगा, उसको साइन करवाएगा, और उसके बाद इसको किसको सौंपेगा, वो अध्यक्ष को सौंपेगा। यानी ये सदस्य किसको त्याग पत्र दे रहा है, अध्यक्ष को दे रहा है। तो सीधी सी बात त्याग पत्र किसको दिया जाता है, अध्यक्ष को। लेकिन प्रक्रिया क्या रहेगी कि जो भी लिखित नोटिस होगा उसको अनुप्रमाणित करवाया जाएगा कार्यालय मजिस्ट्रेट के द्वारा, और फिर किसको दिया जाएगा, अध्यक्ष के द्वारा। इसको जब त्याग पत्र मिल गया है तो अध्यक्ष उस पर 2 एक्शन ले सकता है। पहला एक्शन तो ये ले सकता है कि अध्यक्ष क्या करे, उसको स्वीकृत कर दे, या फिर क्या करे, उसको स्वीकृत नहीं करे। तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो स्वीकृत कर दे, और स्वीकृत कर दे तो उसका त्यागपत्र स्वीकृत हो गया है, फिर वो पद से हटा हुआ माना जाएगा। लेकिन उसका त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया है तो 15 दिन के भीतर उसको स्वीकृत करना पड़ेगा, नहीं तो 15 दिन के बाद वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा, क्योंकि कार्यालय मजिस्ट्रेट द्वारा उसको अनुप्रमाणित करवाया हुआ है, उसके बाद अध्यक्ष को दिया हुआ है, तो ये अध्यक्ष तुरंत उसको क्या कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है, या फिर स्वीकृत नहीं करेगा। और स्वीकृत नहीं करेगा तो 15 दिन के अंदर अंदर वो ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा, स्वीकृत माना जाएगा। और ये जो इन दोनों में से जो भी कंडीशन पहले हो वो आपका क्या है, इसमें त्यागपत्र मतलब कंप्लीट होने की प्रक्रिया होगी। यानी हो सकता है कि डायरेक्ट उसको त्यागपत्र मिला और अध्यक्ष ने उसको स्वीकृत कर दिया, या तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर ये कंडीशन हो जाए कि उसने त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया है और 15 दिन से अधिक का समय हो गया है, तो 15 दिन तक का जो समय है उसके बाद वो क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, स्वीकृत माना जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में से जो भी कंडीशन पहले हो त्यागपत्र उस प्रकार से क्या है, स्वीकार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट साथियों देखिए धारा नंबर 39 कौन सी है, धारा नंबर 39 39 नंबर धारा। अब 39 नंबर धारा में साथियों देखना क्या है, 39 नंबर धारा में किसी सदस्य को हटाया जाना क्या है, किसी सदस्य को हटाए जाने से संबंधित है। ठीक है, अब हटाया जाना तो देखिए साथियों हटाया जा रहा है, मतलब सदस्य हटना नहीं चाहता लेकिन उसकी वजह मतलब उसने कुछ ऐसा कोई नियम तोड़े हैं या फिर उसने कुछ नियमों की अनुपालना नहीं की है, उस कारण से उसको क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर में देखिए ये जैसे एक व्यक्ति का कोई पैर हो ना, ठीक है ना, अपन चलते हैं तो अपन क्या है, जैसे सीधी सी बात है किसी को इस तरीके से टिक लगा दे या फिर उस किसी को लात मार दे, ठीक है, तो सीधी सी बात है
जैसे किसी को बाहर निकाल दिया है, किसी को फायर कर दिया है, किसी को हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये 9 नंबर क्या है, एक तरीके से सदस्य को टिक लगाने की बात कर रहा है। और वो क्या है 9 नंबर से 39 नंबर क्या है, धारा नंबर 39, और धारा नंबर 39 में पीछे 9 नंबर, इसको हम समझेंगे कि उसको टिक लगाई गई है, उसको वहां से हटाया गया है, किसी कारणों से उसको क्या कर दिया गया है, सदस्यता से उसको हटा दिया गया है। और हटाए जाने का आधार क्या क्या हो सकता है, इसमें ये बताया गया, इसको हम समझेंगे। हटाए जाने का आधार में सबसे पहला, बिना इजाजत के 3 से अधिक बैठकों में कोई अनुपस्थित रहता है, यानी लोग व्यक्ति को वोट देके चुनते हैं ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को बैठकों में रख के हमारे जो वार्ड है उसका विकास कर सके। लेकिन 3 से अधिक बैठकों में, जैसे मान लीजिए कि भाई किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम थी, बीमार था, या फिर किसी कारणवश वो बैठकों में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन 3 से अधिक बैठकों में वो उपस्थित नहीं हुआ, इसका मतलब वो लापरवाही कर रहा है। तो जब वो लापरवाही कर रहा है, वो जनता की आवाज़ को वहाँ उठा ही नहीं सकता, या वो गलत तरीके से चुन लिया गया है, वो जनता का काम करवा ही नहीं सकता, तो सीधी सी बात है उसको उस पद पे रहने का हक नहीं है। तो बिना इजाज़त के 3 से अधिक बैठकों में अगर कोई नहीं आ रहा है, अनुपस्थित रह रहा है, तो इसका मतलब वह जनता के लिए कार्य करने का इच्छुक नहीं है, तो उसको क्या है, हटाए जाने की प्रक्रिया हो सकती है। नेक्स्ट देखिए साथियों, धारा नंबर 37 का पालन नहीं होने पर, तो धारा नंबर जो 37 है, जो आगे हमने पढ़ी थी, और धारा नंबर 37 में आपको क्या बताया था, पद की शपथ। अब व्यक्ति जब चुन के आया है तो उसका सबसे पहला काम तो वही करेगा, पद की शपथ लेगा। लेकिन अगर उसने पद की शपथ नहीं ली, यानी उसमें भी उसने लापरवाही बरती है, तो 1 महीने का उसको समय दिया हुआ है पद की शपथ लेने में, और वो पद की शपथ लेने में असमर्थ हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, उसको हटाया जा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि पद की शपथ नहीं ली है, धारा 37 के अंतर्गत 1 महीने का समय दिया था, फिर भी वो क्या है, शपथ लेने में असक्षम हुआ, या फिर शपथ लेने नहीं आया है, तो उसको क्या है, वहां से हटा दिया जाता है। या फिर बिना इजाजत के 3 से अधिक बैठकों में क्या है, वो अनुपस्थित रहा, तो सदस्यों को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। नेक्स्ट, धारा नंबर 24 और धारा नंबर 14 के तहत उसने कोई निहरता मतलब हासिल कर दी है, निहरता उसने ग्रहण कर ली है, तो भी उसको क्या कर दिया जा सकता है, हटाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, धारा नंबर 21 के तहत कोई अहर्ता पूरी नहीं की है, यानी निहरता कोई ग्रहण कर ली है, लेकिन धारा नंबर 21 के तहत अहर्ता को उसने पूरा नहीं किया है, तो जो अहर्ता होनी चाहिए उसको पूरा नहीं कर पाया है, तो भी वो क्या है, हट जाएगा, उसको हटाया जा सकता है। कोई निहरता है, उसका दोषी पा दिया गया, या फिर उस निहरता को उसने ग्रहण कर लिया, तो भी उसको हटाया जा सकता है। तो धारा नंबर 21 के तहत क्या है, उसने कोई अहर्ता पूरी नहीं की है। और कौन कौन सी अहर्ता, जैसे मान लीजिए कर्तव्य पालन की उपेक्षा, यानी उसको जिस कर्तव्य के लिए भेजा था वो कर्तव्य, वो काम वो नहीं कर पा रहा है, उसकी उपेक्षा कर रहा है। सेकंड नंबर, कर्तव्य निर्वहन में अवाचार का दोषी पाया गया है, यानी कर्तव्य निर्वहन में एक तरीके से उसका बिहेवियर सही तरीके से नहीं था, तो इस अवाचार का दोषी पाया गया है। ठीक है, निकृष्ट आचरण का दोषी, गलत बिहेवियर का दोषी पाया गया है। कर्तव्यों के पालन में असमर्थता, यानी जो कार्य उसको करने चाहिए थे, कर्तव्य को जो पालन होना चाहिए था, वो कर्तव्य का पालन करने में उसने असमर्थता दर्शाई है। सदस्य के रूप में निहर्त, यानी जो सदस्य को चुनने के लिए जो मतलब योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता नहीं है, उसमें कुछ न कुछ निहरता है। नेक्स्ट, सदस्य पद का दुरुपयोग करता हुआ पाया गया है, यानी अपने पद का दुरुपयोग करता हुआ पाया गया है, यानी लोगों ने उसको अपनी सेवा के लिए चुना है और वो अपनी ही सेवा कर रहा है। लोगों से एक राशन कार्ड बनवाना है तो भी पैसे मांग रहा है, एक तरीके से वो क्या कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, तो पद के दुरुपयोग के कारण धारा 21 में उसने अहर्ता पूरी नहीं की है, और ये सारी की सारी असमर्थता है, अहर्ता है, उसने पूरी नहीं की है, तो इस आधार पर क्या किया जा सकता है, उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। क्या क्या बताया था इसमें, 3 से अधिक बैठकों में अगर वो नहीं आ रहा है, या फिर धारा 37 के तहत शपथ लेने में असमर्थ हुआ है, धारा 24 और धारा 14 के तहत कोई निहरता हासिल कर दी है, धारा 21 के तहत कोई उसने अहर्ता पूरी नहीं की है, तो उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब हटाए जाने की प्रक्रिया क्या होगी, इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी हटाए जाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, तो हटाए जाने की प्रक्रिया अगर हम देखें कि भाई किसी सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है, तो देखिए हटाया जाना है तो सबसे पहले उसके विरुद्ध एक्शन कैसे लिया जाएगा वो देखना, एक्शन लेगा कौन ये भी देखना। तो एक्शन लेगी राज्य सरकार, ठीक है, और राज्य सरकार एक्शन कैसे ले सकती है, स्वप्रेरणा से भी ले सकती है, और रिपोर्ट के आधार पर, अगर उसके
विरुद्ध कोई रिपोर्ट तैयार हुई है और वो रिपोर्ट राज्य सरकार तक पहुंची है, या फिर स्वप्रेरणा के आधार पर राज्य सरकार ने खुद के आधार पे ही मतलब उसको समझा है, देखा है और खुद के आधार पर ही क्या है उनको ये लगा कि ये सदस्य कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसको हटाने की प्रक्रिया कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकता है। अब देखिए सदस्य, इसके आगे क्या होगा, जब स्वप्रेरणा से राज्य सरकार क्या है हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगी तो सदस्य के स्पष्टीकरण सुनेगा, यानी राज्य सरकार सबसे पहले सदस्य से स्पष्टीकरण मांगेगी और वो स्पष्टीकरण देगा। राज्य सरकार आरोप का विवरण तैयार करेगी, अब वो स्पष्टीकरण देगा, लेकिन क्या है राज्य सरकार देखेगी कि उस पर क्या क्या आरोप लगे, उस आरोप का क्या करेगी, विवरण तैयार करेगी, ठीक है। और उसकी जांच के लिए किसको, जांच के लिए जिला न्यायाधीश रैंक के न्यायिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी होगा, और वो भी कौन सी रैंक का, जिला न्यायाधीश, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो रैंक का एक न्यायिक अधिकारी होगा, उसके पास इस रिपोर्ट को भेजा जाएगा जांच के लिए। राज्य सरकार इसमें मतलब कहेगी कि भाई इस पर ये आरोप लगे हुआ, आरोपों का विवरण इसके पास भेजा जाएगा। साथ में जिला न्यायाधीश क्या करेगा, वह भी जो ये सदस्य है उस सदस्य के लिए जो भी आरोप है उसको बताएगी कि भाई ये आप पे आरोप लगे, आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो। सदस्य भी उन आरोपों के विरुद्ध या फिर अपने बचाव के लिए जो अपने पक्ष रखना चाहता है वो पक्ष रखेगा, सदस्य अपने पक्ष के लिए जो सबूत देना चाहता है वो सबूत देगा। तो इस प्रकार से एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया होगी, और प्रक्रिया के बाद देखिए प्रक्रिया में क्या होगा, ये जो जांच अधिकारी है वो आरोपों को सुनेगा, मतलब उसको कहेगा कि भाई आप पे ये आरोप लगे हैं, तो आरोपों को सुनेगा भी, ठीक है, और दूसरा उसको भी कहेगा कि आप भी अपना स्पष्टीकरण दो। और फिर लास्ट में क्या होगा, ये जिला न्यायिक अधिकारी अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगा और रिपोर्ट किसको भेजेगा, राज्य सरकार को भेजेगा। तो इसमें पूरे में ही आपने देखा कि जो सदस्य को हटाए जाने की प्रक्रिया है वो किसके मतलब एक प्रक्रिया में लास्ट में उसको हटाने का काम कौन करेगी, राज्य सरकार, यानी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास अंत में वापस कौन भेज रहा है, जिला न्यायाधीश जो रैंक का जो न्यायिक अधिकारी है वो रिपोर्ट कहाँ भेज रहा है, वापस राज्य सरकार के पास भेज रहा है। अब राज्य सरकार के पास जो रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट में अगर वो आरोपी सिद्ध होता है या फिर उस पर दोष सिद्ध होता है तो अंतिम आदेश कौन पारित करेगी, राज्य सरकार पारित करेगी। और राज्य सरकार अंतिम आदेश में क्या कर सकती है, उसको हटा सकती है या फिर उसको क्या है पुनः जांच के लिए कह सकती है कि भाई या तो उसको हटाया जा सकता है या फिर उसको छोड़ा जा सकता है या फिर पुनः जांच के लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है। तो ये एक तरीके से पूरी प्रक्रिया थी किसी सदस्य को हटाने की। नेक्स्ट साथियों देखिए, अब मैंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में जो है कि राज्य सरकार के पास ही अंतिम फैसला लेने का निर्णय है, ठीक है। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार जब तक जांच पूरी नहीं हो यानी जांच पूरी होने तक नगरपालिका के सदस्य को सस्पेंड रख सकती है, निलंबित रख सकती है, यानी उस पर जो जांच बैठ रही है मतलब उस पर जो जांच बिठाई गई है उस पर जो आरोप लगे हैं, ठीक है, वो आरोप जब तक सिद्ध नहीं होते तब तक क्या कर सकती है, उसको सस्पेंड रख सकती है, उसको निलंबित रख सकती है उस सदस्य को, ठीक है। तो राज्य सरकार अंतिम आदेश जब भी देगी वो अंतिम आदेश कहाँ देगी, राजपत्र में प्रकाशित करेगी, यानी सस्पेंड रख दिया उस व्यक्ति को और उसके बाद अंतिम फैसला भी आ गया। तो अंतिम फैसला राज्य सरकार जब देगी तो वो कहाँ पर, राजपत्र में प्रकाशित करेगी कि किसी सदस्य को हटाया गया है या फिर उसकी सदस्यता समाप्त की गई है, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा, अंत में राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। धारा नंबर 40 में क्या कहा गया साथियों, देखना धारा नंबर 40 में पदावधि की समाप्ति के पश्चात अभिकथनों की जांच के बारे में कहा गया है, यानी जो भी उसकी पदावधि है या फिर जो पदावधि की समाप्ति के पश्चात जो अभिकथन है, अभिकथनों की जांच है, उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि भाई पदावधि की समाप्ति के पश्चात जो अभिकथन है उनकी जांच के बारे में कौन सी धारा में कहा गया है, तो धारा नंबर 40 में यह बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट धारा नंबर 41 में क्या कहा गया है, देखिए ये दोनों इंपोर्टेंट धाराएं नहीं है, इसके आगे जो मैंने आपको बताया था तो कुछ महत्वपूर्ण धाराएं होती है जिनको याद रखना है, कुछ के लिए आपको सीधा ही उसको रट लेना है। धारा नंबर 41 को देखना है। धारा नंबर 41 में कहा गया है कि धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता, अगर धारा 39 के तहत देखिए किसी को हटाया गया है यानी किसी सदस्य को उसकी सदस्यता से हटा दिया गया है तो उसकी निर्योग्यता हो जाएगी,
यानी क्या होगा, 6 वर्ष की अवधि तक पुनर्निर्वाचन का वो पात्र नहीं होगा अगर उस पर इस तरीके के आरोप सिद्ध होते हैं, जांच में ये पाया जाता है जांच अधिकारी के द्वारा कि जो इस पे आरोप लगे हैं वो सही है, और उन आरोपों के बाद राज्य सरकार जब अंतिम आदेश देती है तो अंतिम आदेश में जब उसको हटाया जाता है, तो जैसे ही उसको हटाया जाता है तो हटाए जाने से 6 साल की अवधि तक वापस वो क्या कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता। ये किसमें कहा गया है, धारा नंबर 41 में 41 में कहा गया है। चलिए साथियों, यहाँ तक आज हमारी जो क्लास थी उसको मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में। इसके आगे की क्लास में हम आगे और इंपॉर्टेंट धाराओं को मतलब डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी जहाँ तक हो सके संभव हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।